अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की सेकंड टाइप है चार्ट्स। सबसे पहले इसकी डिफाइन की तरफ चलते हैं। ए चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं इन विच द डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, जिसमें हम डाटा को अलामतों से ज़ाहिर करते हैं। वो अलामतें किस तरह की हैं? वो बार्स हो सकती हैं, जो जैसा कि बार चार्ट में होता है या बार ग्राफ में होता है। फिर वो लाइंस हो सकती हैं, जैसा कि लाइन ग्राफ में होता है या लाइन चार्ट में होता है। फिर वो स्लाइसेस हो सकती हैं, जैसा कि पाई चार्ट में होता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बार चार्ट के बारे से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ए डाटा चार्ट इज़ ए टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ। ये डायग्राम या ग्राफ होता है विच ऑर्गेनाइज, जो कि मुनज़्ज़म करता है एंड रिप्रेजेंट्स और ज़ाहिर करता है सेट ऑफ न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डाटा, अदादोशुमार को या किसी डाटा की खसूसियात को ज़ाहिर करता है। सबसे पहले चलते हैं बार चार्ट्स की तरफ। बार चार्ट की हम तीन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल बार चार्ट। व्हेन डाटा कंसिस्ट सिंगल कंपोनेंट, यानी कि सिंपल बार चार्ट तब हम बनाते हैं जब हमारे पास एक ही कंपोनेंट गिवन है। जैसा कि आप लोगों ने किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स नोट करने हैं या एक स्कूल के डिफरेंट क्लासेस के मार्क्स आपने नोट करने हैं, करने तो आपने मार्क्स ही है ना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? ए सिंपल बार चार्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें कहता है द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन इज़ टू अरेंज द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फिर इक्वी स्पेस्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स विद मॉडरेट यूनिफॉर्म विड्थ। ये नहीं कि आपने बार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में बना देनी है या बहुत ज़्यादा छोटी बार्स बना देनी है। एक मॉडरेट सी आपने बार्स बनानी है, ठीक है। ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा छोटी बार्स नहीं आपने बनानी। अब वो बार्स की लंबाई कैसी होगी? वो लंबाई डिपेंड करती है कि उसका प्रोपोर्शनल कितना दिया गया एक्चुअल डाटा में, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से बार की लंबाई हम मेजर करेंगे कि वो बार जो होगा वो छोटा बनेगा या वो बार जो है वो बड़ा बनेगा। जैसा कि आप इस वाले डाटा में देख सकते हैं कि उन्होंने जो हमारे पास फूड, क्लॉथिंग, हेल्थ, ये सारा जो है वो एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिखा हुआ है, और जो हमारे पास इनकम स्पेंट हो चुकी है इन पे परसेंटेज, वो उन्होंने वाई एक्सिस पे लिखी हुई है। अब फूड पे कितने परसेंट खर्चा हुआ? वो 40% खर्चा हुआ। वो 40 के सामने तक बार ले गया, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, लेंथ जो बार की वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल डाटा। अब प्रोपोर्शन कितना था? 40% था, तो उसकी लंबाई जो है वो 40 पॉइंट्स तक चली गई, ठीक है। इसी तरह से क्लॉथिंग में 10% है, तो बार की जो लंबाई होगी वो 10% पे चलेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने ग्राफ ना तो ज़्यादा जो बार्स हैं ना तो ज़्यादा चौड़े बनाए हैं, ना ही ज़्यादा छोटे बनाए हैं, मॉडरेट से बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से उसने बाकी वाले ग्राफ्स भी बना दिए। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ दिए हैं और उनके एरियाज़ उन्होंने सामने ड्रा कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका का जो एरिया है वो है 30.3 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स। इसी तरह से ये बाकी हैं। तो क्या करेंगे जी? एक्स एक्सिस पे हम तमाम कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ के नाम लिख देंगे, और वाई एक्सिस पे हमने वो एरियाज़ की वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ पर ईच वैल्यू जो है, हर वैल्यू वो स्क्वेयर किलोमीटर्स को शो कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 है तो वो 10 स्क्वेयर किलोमीटर्स है। ये मिलियंस स्क्वेयर किलोमीटर्स, ये 20 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स, ये 30 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स, और ये 40। अब आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का जो एरिया था वो 33.3 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर था। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि 30 से थोड़ा सा ऊपर तक ये बाहर गया है। और इसी तरह से एशिया का जो एरिया है वो यहाँ से 20 और 30 के बीच में आता है 25, और उससे थोड़ा सा ऊपर है 26.9। इसी तरह से ये 10 और 0 के बिटवीन में आता है 5, तो 5 से थोड़ा सा नीचे 4.9 वाला एरिया। अब चलते हैं मल्टीपल बार चार्ट्स की तरफ। ये मल्टीपल बार ग्राफ शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाटा। ईच डाटा वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स इन ग्राफ। In a multiple bar graph, multiple data points for each category of data are shown with addition of columns. मल्टीपल बार चार्ट्स में एक कंपोनेंट नहीं होता, मल्टीपल बार चार्ट्स में ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे वोटिंग हुई है तो वहाँ पर कितने मर्दों ने वोट किया और कितनी औरतों ने वोट किया, उसको हम शो आउट कर सकते हैं कि इस इलाके में कितने मर्द थे। फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब में कितने मर्दों ने और कितनी औरतों ने वोटिंग की है, तो वो इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट्स में आ जाता है।
यहाँ पर जो ग्राफ है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया गया 3 साल 3 डिकेड्स, यानी कि 1980s, 1990s और 2000s। ये जो 3 डिकेड्स हैं, 3 दहाइयाँ हैं, इनकी पॉपुलेशन का मुवाजना किया गया है मुख्तलिफ ममालिक में। फ्रांस, यूके, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 1980s में फ़्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 45 मिलियंस के अराउंड अबाउट थी, और 1990s की दहाई तक में ये इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जबकि 2000 की दहाई में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसी तरह से यूके में भी 2000 की दहाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि मैक्सिको में 1990s की जो दहाई है, डिकेड है, उसमें इजाफा हुआ है। और इसी तरह से नाइजीरिया में भी 1990s के बाद इजाफा होना शुरू हो गया, 80s के बाद 90s की डिकेड में, जबकि पाकिस्तान में हर डिकेड में मॉडरेट रहा है। ठीक है जी, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कहता है कि मल्टीपल बार चार्ट बनाएं जी, 2000 से लेके 2004 तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस का। ठीक है, यानी कि सन 2000 में हमें जो फूड ग्रेन्स मिले थे वो 100 टन्स मिले थे, जबकि वेजिटेबल्स जो थी वो 30 टन्स थी, और बाकी जो हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस थी वो 10 टन थी। इसी तरह से 2001, 2002, 2003 और 2004 ये तमाम के तमाम हमें डाटा गिवन है। अब हमने करना क्या है कि ये जो ईयर्स हैं वो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये जो न्यूमेरिकल डाटा है वो हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे, और ये जो हमारे पास फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और अदर्स हैं इनको हम बना लेंगे कंपोनेंट्स में, मल्टीपल बार ग्राम में। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो पिंक वाले बार्स हैं ये फूड ग्रेन्स को शो करेंगे, और ऑरेंज वाले वेजिटेबल्स को, और ब्लू वाले अदर्स को। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि 2000s की डिकेड में जो हमारे पास फूड ग्रेन्स थे वो हंड्रेड्स की वैल्यू को टच कर रहे हैं, 100 टन्स। ठीक है, और जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो 50 से बिलो 30 तक जा रहे हैं, और जो हमारे पास अदर्स हैं वेजिटेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो 10 तक जा रही हैं, 10 टन्स तक। और 2001 में हमारे पास जो है वो 120 टन्स तक चली गई फूड ग्रेन्स। वेजिटेबल्स जो हैं वो 40 टन्स तक चली गई, जबकि अदर्स जो हैं वो 20 टन्स तक चले गए। इसी तरह से ये बाकी वैल्यूज़ भी ड्रा हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब डिवाइडेड बार चार्ट्स, कहते हैं इसका दूसरा नाम कंपोनेंट बार डायग्राम भी है, ये कंपोनेंट बार ग्राफ भी कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग बार्स फॉर ईच कंपोनेंट साइड बाय साइड, जैसा कि हमने मल्टीपल बार चार्ट में किया कि वेजिटेबल्स की अलग से एक बार बनाया हमने, फूड ग्रेन्स का अलग से एक बार बनाया, और अदर्स का हमने अलग से एक बार बनाया। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे साइड बाय साइड प्लेस करने के बजाय हम क्या करते हैं कि अगर हमने फूड ग्रेन्स का बार बनाया ना, तो उसी के ऊपर हम वेजिटेबल्स का बार बना देंगे, और उसी के ऊपर हम अदर्स का बार बना देंगे। तो इस तरह से जितनी जगह 3 बार्स ने लेनी होती है, 3 बार्स को जितनी जगह चाहिए होती है, तो उससे कम जगह में ये तीनों चीज़ें आ जाती। यहाँ पर जो ग्राफ दिए गया है वो प्रॉफिट वगैरह का दिया गया है स्टूडेंट्स। ये नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है, और पर्पल वाले जो हैं वो सेल्स हैं। तो सेल्स यहाँ पर तकरीबन 100 हुई हैं, 100 रुपीज़ की अमाउंट इन रुपीज़, तो 100 रुपये की सेल हुई है। उस पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो तकरीबन 30 रुपीज़ का आया है, और नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का है। तो जब हम इसको ओवरऑल, एक और भी बेनिफिट होता है कि ओवरऑल जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी हमें पता चल जाती है, तो टोटल जो है वो 140 तक गई है। ठीक है, तो ये ओवरऑल का ये भी फ़ायदा होता है हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम का, कि हमें टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू का भी पता चल जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है, ड्रा ए कंपोनेंट बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। एक्सपेंडिचर्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, यानी कि इन पे पैसा खर्च किया गया है थाउजेंड्स में। ये 600,000 है, ये 675,000 है, ये 850,000 है, ये है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में। ठीक है, 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका हमने कंपोनेंट बार ग्राफ बनाना है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि एग्रीकल्चर पर जो खर्चा हुआ है वो उसको हमने नीले बार से ड्रा कर दिया है, और जो इंडस्ट्रीज़ में खर्चा किया गया उसको हमने ऑरेंज
और जो मिसलेनियस यानी कि दीगर शोबा जात में खर्चे हुए हैं उसको हमने ग्रीन से डिनोट किया है। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास अगर 6 लाख रुपए खर्चा किया गया है 1999 में, तो इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास 245,000 खर्चा किया गया, यानी कि 2,45,000। ठीक है। तो और जो अदर्स हैं मिसलेनियस हैं उनमें 222। तो इनको जब आप सम अप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी टोटल में, सम अप में, यानी कि टोटल खर्चा 1999 में कितना हुआ। तो कंपोनेंट बार चार्ट का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर टोटल भी मिल जाता है आपको। तो 2000 में आपके पास ये वाले एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि इतने अखराजात हैं, तो इसका कंपोनेंट बार ग्राफ बना दिया हमने। इसी तरह से बाकी जो हैं 2001, 2002, 2003 में भी जो एक्सपेंडिचर्स हुए, जो अखराजात हुए, उनका यहाँ पर कंपोनेंट बार ग्राफ बना दिया गया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताया गया कि आपने बार ग्राफ किस तरह से बनाने हैं, फिर बार ग्राफ की 3 टाइप्स के बारे में बताया गया। कोई मुश्किल नहीं है, सारा डाटा स्टूडेंट्स आपको गिवन होता है। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ रखनी है। और उसके बाद ये जो हमारे पास स्केलिंग है 0 से 300, फिर 600, फिर 900, फिर 1200 और 1500, इस स्केलिंग को आप लोगों ने देखना होता है कि आपने कौन सी सूटेबल स्केलिंग यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर यहाँ पे मैं लिखता 0 से लेके 50 तक, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, तो इस तरह से ये जितना ग्राफ बन रहा है, ये तमाम बार जो बना है इस तरह से, तो ये ग्राफ बहुत लेंथी हो जाता है और बहुत ज़्यादा जगह जो है वो इस्तेमाल करता। तो सूटेबल जो मेजरमेंट्स है, स्केलिंग है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है ग्राफ बनाते वक्त, जिससे ग्राफ ना तो ज़्यादा बुरा लगे और ना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे। अगर इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइन चार्ट्स और पाई चार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।